हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस। वेल, आज का ये वीडियो चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ही कंटिन्यूएशन है और आज फाइनली हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं विथ एनिमल हार्मोन्स। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एज पर आवर सिलेबस हम लोग सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में एक फिगर है जिसमें सारे ग्लैंड्स के नाम मेंशन है, जिससे हमें डर लग जाता है कि क्या एक्चुअली हमें इतने सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होगा। नो, we must know the names of all the glands that are present in our body, but there are only few glands which we are going to study in details. So quickly देख लेते हैं कौन कौन से नाम mentioned है NCERT में। सबसे पहले in the brain itself there are 3 glands shown. One is hypothalamus, सबसे ऊपर वाले position में है. Next is pituitary, next to it is pineal. Then in the neck region there are 3 glands mentioned. There is thyroid, parathyroid and thymus. बिलो थाइमस 2 ग्लैंड्स हैं, पैनक्रियास एंड एड्रिनल। अपार्ट फ्रॉम दैट उस डायग्राम में 2 गोनाड्स भी मेंशन है। गोनाड्स मीन्स जो गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइक इन केस ऑफ मेल द गेमीट इज स्पर्म विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोनाड कॉल्ड टेस्टिस, एंड इन फीमेल द गेमीट इज ओवा और एग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोनाड कॉल्ड ओवरी। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग गेमीट्स, ये 2 कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें ग्लैंड्स कहा जाता है। लेकिन ऑफ ऑल दैट वी डिस्कस्ड, हमें कौन से ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा पिट्यूटरी को डिटेल में, थायराइड, पैनक्रियास एंड एड्रिनल। दैट मीन्स देयर आर ओनली 4 ग्लैंड्स दैट वी विल स्टडी इन डिटेल्स। हाउएवर इन माय क्लास मैं हर एक ग्लैंड के बारे में थोड़ा थोड़ा आप सबको बता के रखूंगी, सो दैट अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया वी शुड बी एबल टू आंसर इट। नाउ इनिशियली हम लोग उन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हमें ज़्यादा डिटेल्स में जानना ही नहीं है। जैसे नंबर 1 इज हाइपोथैलेमस। रिमेंबर वन थिंग, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये ठीक पिट्यूटरी के ऊपर है एंड इट रिमेन्स कनेक्टेड विद द पिट्यूटरी। सो इफ दिस इज पिट्यूटरी, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है इज टू कंट्रोल द पिट्यूटरी। वी ऑलरेडी नो कि पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में लोकेटेड है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड्स विच आर बिलो इट। लेकिन इस पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है? उसे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर कि हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट टू दैट इज पिट्यूटरी, जिसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन इज पीडियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में लोकेटेड है और ये ग्लैंड हमारे बॉडी का स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। दैट मीन्स हम नींद से जगते हैं, फिर सोते, हमें जब नींद आती है, all of that is under the control of this pineal gland and it also controls pigmentation. That means हमारे बॉडी का जो स्किन टोन होगा या कहीं पे ज़्यादा डार्क या कहीं पे कम डार्क, ये जो पैचेस होते हैं, these are all under the control of the pineal gland. Thyroid, we are going to study it in details. Now next to this is parathyroid. पैराथायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड के ठीक नीचे सेटल्ड है एंड इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी। तो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम की क्वांटिटी है वो बढ़ना या घटना, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पैराथायरॉयड। देन नेक्स्ट टू इट इज थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट बूस्ट्स आवर इम्यूनिटी सिस्टम। याद रखना, ये वो ग्लैंड है जो विथ एज एट्रोफी कर जाता है। दैट मीन्स इट श्रिंक्स इन साइज। सो हम जब यंग होते हैं तब ये ग्लैंड बिगर होता है साइज में, दैट इज़ वाई हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बट एज वी स्टार्ट टू एज दिस ग्लैंड स्टार्ट्स टू श्रिंक एंड इसीलिए हमारी इम्यूनिटी भी डिक्रीज कर जाती है। Then again pancreas and adrenal, we are going to study it in details. अब straight जाते हैं ovary and testis. See, ovary produces 2 major sex hormones in female body. One is estrogen, another progesterone. And testis in male body produces testosterone. ये जो सारे hormones हैं, इन्हें sex hormones इसीलिए कहा जाता है because they are directly related to the development of sexual characters in that particular individual. So इनका main function होता है to develop sexual characters. So अब हमें इतना तो पता चल गया कि जो glands mention थे उस diagram में उनका function क्या है। Now let us study all the 4 glands, that means pituitary, thyroid, pancreas and adrenal in details.
नाउ लेट अस डिस्कस द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, पिट्यूटरी। इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने कुछ अलग हॉर्मोन्स तो प्रोड्यूस करता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सर्टन हॉर्मोन्स विच रेगुलेट द हॉर्मोन्स विच आर लाइंग बिलो इट, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, अड्रिनल ग्लैंड, देन डिफरेंट गोनाड्स ऑफ द बॉडी, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन हमें पढ़ना है एज पर सिलेबस, इट इज द ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ इन द बॉडी। लेकिन कैसे? बाय एलोंगेटिंग द बोन्स। अगर ये हार्मोन हमारे बॉडी में इनफ नॉर्मल लेवल से कम प्रोड्यूस होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। So if there is hyposecretion of the growth hormone in the body, then that person will not gain the normal height, और वो dwarfism होता है, उस कंडीशन को कहा जाता है। याद रखना, इस ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन जब इन्फेंट स्टेज में है तब की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर इन्फेंट स्टेज में इफ देर इज ओवर सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन अबव नॉर्मल, तब उसे हम हाइपर सिक्रीशन कहते हैं, और ऐसे में वो इन्फेंट सफर करेगा फ्रॉम जाइगेंटिज्म। ये टर्म ड्वार्फिज्म एंड जाइगेंटिज्म याद रखना, ये सिर्फ हाइट को लेबल करने के लिए है। अगर हाइट 1.5 मीटर से कम है तब हम उसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। सिमिलरली अगर हाइट 2.5 मीटर्स या उससे ज़्यादा हो तब जाके जाइगेंटिज्म कहा जाता है। सो वी डिस्कस टू डिसऑर्डर्स, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपरसिक्रीशन। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने पहले ही बताया था, दिस ग्लैंड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। सो अगर पिट्यूटरी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, लाइक इफ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ ग्रोथ हार्मोन, under that situation the hypothalamus will produce certain chemicals which will go and signal the pituitary to do its work properly. So याद रखना, hypothalamus का एक influence pituitary gland पे हमेशा रहता है। So we discussed the master gland of the body. Now let us discuss thyroid. The next gland that we will discuss is pancreas. Remember one thing, pancreas is an exoendocrine gland, या इसे mixed gland भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये ग्लैंड एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। जब ये एक्सोक्राइन है तब वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है उसे हम पैनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन इसका जो पार्ट एंडोक्राइन है, वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी में, बिकॉज ये हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। देखो, आप जब भी कोई खाना खाते हैं, दैट फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड और उससे प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, जो बेसिकली शुगर है। अगर आपने बहुत खाना खाया और आप सारा दिन बैठे रहे तो वो शुगर तो यूटिलाइज नहीं होता है, तो वो ब्लड ही में रह जाता है। अगर वो ब्लड में रह जाता है देन इट कैन बी डेंजरस टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तब रोल प्ले करने आता है इंसुलिन। पैनक्रियास तब इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन डंडा मार मार के इन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और उसे स्टोर करके रखता है लिवर में। बोलता है कि देखो, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब एक्टिविटीज़ होने वाले हैं, अगर मैं कहीं चला, मेरा बॉडी कहीं वॉक किया या कोई एक्टिविटी किया, तब मैं तुम्हें ग्लाइकोजन से तोड़ के फिर से ग्लूकोज बना दूंगा और ब्लड में रिलीज कर दूंगा, सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड। सो अब तुम्हें समझ में आया कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सिर्फ बढ़ता रह गया, देन इट कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, क्योंकि अगर इंसुलिन आ गया तो वो ग्लूकोज को इमीडिएटली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। कभी कभार देखा गया है कि किसी किसी कंडीशन में पैनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, एंड बाद में तो इंसुलिन प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में देयर विल बी हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ तब पेशेंट सफ़र करते हैं एक डिजीज़ से जिसे कहा जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में द ब्लड शुगर लेवल इज़ वे हायर देन नॉर्मल, और कभी कभार इन पेशेंट के यूरिन में भी ग्लूकोज मिलता है, बिकॉज इनके ब्लड में इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है दैट किडनी कैन नॉट इवन फिल्टर इट आउट। सच अ डिजीज़ और सच अ कंडीशन इज़ एक्सट्रीमली लीथल। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इफ़ इट रिमेन्स अनट्रीटेड। इसीलिए ये ज़रूरी है कि बॉडी में इनफ क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है।
लास्ट थिंग इज फीडबैक मैकेनिज्म. रिमेंबर वन थिंग, ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये बहुत कम अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इनका इम्पैक्ट ह्यूज होता है. सो अगर ऐसा कोई कंडीशन हुआ जहाँ ब्लड शुगर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तब पैनक्रियाज इमीडिएटली इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा. लेकिन कितनी देर तक? इट विल सी कि जब भी द लेवल ऑफ द ब्लड शुगर लेवल हैज़ कम टू नॉर्मल, तब इंसुलिन का सिक्रीशन बंद कर दिया जाएगा. अच्छा, अगर इंसुलिन के सिक्रीशन को बंद ना किया जाए तो भी तो बहुत अच्छा है, पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो हमारा बॉडी शॉक में चला जाता है, इसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, एंड हम कोमा में भी जा सकते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल गुड. सो ब्लड शुगर को एक ऑप्टिमल लेवल में हमेशा रहना होगा. ज़्यादा हुआ तो भी बुरा, अगर कम हुआ तो भी बुरा. इस ऑप्टिमल लेवल में रखने के लिए ज़रूरत होती है इंसुलिन की. तो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और इस ज़्यादा हायर कंटेंट ऑफ ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पे ला सकता है, फाइन. लेकिन अगर इससे नीचे लेके चला गया, देन अगेन एक मैकेनिज्म वर्क करेगा जो पैनक्रियाज को बोलेगा अब और इंसुलिन मत प्रोड्यूस करना. सो इट विल प्रिवेंट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल हैज़ गॉन डाउन बिलो नॉर्मल. सो उस चीज़ को, इस एंटायर मैकेनिज्म को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी दे रन ऑन दिस. दैट मीन्स उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे घटा दिया जाता है, और अगर उनका अमाउंट कम है तो उसे बढ़ाया जाता है. Now we have come to the final gland हमारे सिलेबस का, which is adrenal gland. याद रखना, ये adrenal gland ठीक किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है, and the hormone that it produces is called adrenaline. It is also known as the stress hormone or fight or flight, मतलब या तो लड़ो या तो भागो, हार्मोन ऑफ द बॉडी. इसका मतलब ये हमारे बॉडी में तब प्रोड्यूस होगा जब हमें कहीं कोई स्ट्रेस महसूस होगा. ये स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ फाइट, इट कैन बी आपका रिजल्ट निकल रहा हो, दैट कैन बी अ स्ट्रेस, इट कैन बी एनीथिंग. अंडर ऑल दीज कंडीशंस बॉडी आपको प्रिपेयर करता है, या तो आप उस सिचुएशन से लड़ेंगे या वहाँ से आप भाग जाएंगे. तो लड़ने या भागने, इन दोनों कंडीशंस के लिए मसल का स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट इट डज इज इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द हार्ट बीट. क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मसल्स के पास भेजा जा सके. सेकेंड, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि हम जानते हैं जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन. ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ जाता है. Third, the flow of the blood is reduced to the skin and the digestive system. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कम ब्लड भेजा जाता है, हमारे स्किन में भी कम ब्लड भेजा जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट ऑल द ब्लड टू फ्लो टू द मसल्स. इसीलिए जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है, वी लुक पेल. पेल हम इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स है टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टू आवर स्किन, उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा ब्लड वहाँ तक जा ना पाए. और जितना भी बॉडी का ब्लड है वो सीधा हमारे स्केलेटल मसल्स के पास जाए. स्केलेटल मसल मीन्स दोज मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल, मतलब हमारे लिम्बिक मसल्स, सो दैट वो मसल्स फ्लेक्स्ड हो, हम ज़्यादा एनर्जी एंड पावर फील करें, एंड वी कैन ओवरकम द स्ट्रेसफुल कंडीशन. तो आज हमने सारे ग्लैंड्स कंप्लीट किए. याद रखना, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है. जैसे हमारे बॉडी में नर्वस कंट्रोल है, वैसा ही हमारे बॉडी में हार्मोन्स है फॉर केमिकल कंट्रोल. और ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में कंट्रोल ग्रोथ एंड कंट्रोल रिस्पॉन्सेस के लिए हैं. दैट मीन्स हमारे जो भी रिस्पॉन्सेस हैं वो विद इन लिमिट होते हैं. हमारी जो ग्रोथ है बॉडी का, इधर उधर से हम ग्रो नहीं करते. वी हैव स्पेसिफिक रीजन्स फ्रॉम वेयर वी ग्रो. All of that is because of the hormones that we discussed today. With this, we finish this chapter. अगर कोई doubt है, post it in the comment box. If you like my teaching, then subscribe and share it with your friends. And we are going to soon meet with the next chapter. Thank you.